हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यानी भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल। अब ये टॉपिक न केवल उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो अपने देश की संस्कृति और विरासत में रुचि रखते हैं, राइट। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इस टॉपिक से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स में आपसे किसी इंपॉर्टेंट साइट से जुड़ा कोई फैक्ट पूछा जा सकता है, या कुछ साइट्स के नाम देकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल नहीं है। इसी तरीके से अगर हम मेंस की बात करें तो यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 1, जहां से कि कल्चर और हेरिटेज से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कल्चरल हेरिटेज साइट्स एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं और उनका क्या महत्व है, राइट। तो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक। अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग हटकर बात करें तो वैसे भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जिनको कि विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन सभी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखेंगे, उनको समझेंगे, और मेरा मानना है कि इन इंपॉर्टेंट प्लेसेस को देखने और समझने के बाद आपको निश्चित रूप से अपने देश की संस्कृति और विरासत पर गर्व होगा, और जब भी कभी आप कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे तो ये प्लेसेस आपकी लिस्ट में ज़रूर शामिल होंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले हम उन चीज़ों को देखते हैं जिन्हें हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, कितने पार्ट्स में उनको कैटेगराइज किया गया है, इनका सिलेक्शन कौन करता है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इन साइट्स को सेलेक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि सिलेक्शन के क्राइटेरियाज क्या हैं, किस आधार पर इन साइट्स को डेजिग्नेट किया जाता है, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने के बाद उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या उसका लाभ होता है, राइट। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे इंडिया की यूनेस्को की लिस्ट में शामिल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं, राइट। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक इंपॉर्टेंट कोट है, अ नेशंस कल्चर रिसाइड इन द हार्ट्स एंड इन द सोल ऑफ इट्स पीपल, राइट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज WHS। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि विश्व विरासत स्थल क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली ये कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज वाले ऐसे प्लेसेस हैं जिन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो कि 1972 में हुआ था, उसके द्वारा डिफाइन किया गया है, राइट। अब 1972 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको विश्व विरासत सम्मेलन बोला जाता है। उस सम्मेलन में सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व वाले स्थानों को डेजिग्नेट किया गया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा प्लेस जो ग्लोबली या यूनिवर्सली सिग्निफिकेंस रखता हो फॉर ह्यूमैनिटी, तो उसको हम जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में उसको हम एनलिस्टेड करते हैं, राइट। अब ये कोई भी जगह हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई लेक हो सकती है, कोई माउंटेन हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट हो सकता है। तो ऐसा कोई भी जगह जो बेसिकली मानवता के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता हो, उसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल करते हैं। ये डिफाइन किया गया किसके द्वारा? वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के द्वारा, जो कि 1972 में हुआ था। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, विश्व विरासत सम्मेलन 1972, राइट। तो हमने ये समझा कि WHS यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। तो बेसिकली देखिए, जितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, नेचुरल हेरिटेज साइट्स और मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स, राइट। कल्चरल हेरिटेज साइट्स वो यानी कि जो कल्चरल वैल्यूज रखती हों। इसी तरीके से नेचुरल हेरिटेज साइट्स जो है वो बेसिकली ऐसी साइट्स इसमें इंक्लूड की जाएंगी जो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी यूनिवर्सली, राइट, ग्लोबली। और मिक्स साइट्स ऐसी साइट्स होंगी जो कल्चरल और नेचुरल दोनों तरह के सिग्निफिकेंस को होल्ड करती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं हु सेलेक्ट द साइट्स है। तो देखिए, एक लाइन में अगर इसका आंसर दिया जाए तो उसका आंसर होगा यूनेस्को, राइट। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, राइट। तो यूनेस्को के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा। आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चन मैं आपसे यूनेस्को से रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और
इसमें फिलहाल कितने मेंबर्स हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर सिलेक्शन के बारे में आपसे पूछे कौन सेलेक्ट करता है, तो एक लाइन में इसका आंसर हो सकता है यूनेस्को। और अगर हम थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करें तो एक प्रोग्राम यूनेस्को चलाता है जिसका नाम है द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम। अब ये जो प्रोग्राम है इसको रन किया जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा, यानी कि यूनेस्को विश्व विरासत समिति के द्वारा। तो बेसिकली विश्व विरासत समिति जो है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, वो फाइनली जो है एनलिस्टेड करती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को, राइट। तो देखिए वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है जो 1972 में विश्व विरासत सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट। इसके अलावा ये कुछ और भी काम करती है, जैसे कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके लिए जो फंड कलेक्ट किया जाता है, उस फंड का एलोकेशन कैसा होना चाहिए, ये इस बात को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ही डिफाइन करेगी। और मोर ओवर जितने मेंबर स्टेट्स हैं उन मेंबर स्टेट की रिक्वेस्ट पे ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए फंड का एलोकेशन भी करती है, राइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो बेसिकली इस कमेटी में 21 मेंबर्स होते हैं जिनको स्टेट पार्टीज कहा जाता है, और इन 21 मेंबर्स की रिकमेंडेशन पर ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट को अल्टीमेटली एनलिस्टेड किया जाता है, और जितना फंड एलोकेशन होता है उनकी रिकमेंडेशन भी इसी के द्वारा की जाती है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इन साइट्स का सिलेक्शन होता है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट जो होती है, जो किसी अपने इंपॉर्टेंट प्लेस को एनलिस्टेड कराना चाहती है, वो सबसे पहले एक नॉमिनेशन फाइल भेजती है यूनेस्को के पास, राइट। अब जिस भी प्लेस का नॉमिनेशन किया जाता है उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह कि दैट साइट शुड हैव एन आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, राइट। तो वो बेसिकली एक ग्लोबल, एक यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस वाला वो प्लेस जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको उसकी रिकमेंडेशन नहीं भेज सकते हैं, राइट। अब ये जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो इसके लिए 10 क्राइटेरियाज जो है वो फिक्स किए गए हैं। अब उन 10 क्राइटेरिया में से अगर कोई भी एक या एक से ज्यादा अगर क्राइटेरिया में वो साइट फिट होती है तो उसको कल्चरल या नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस दे दिया जाता है, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि उस फाइल, जो डोमिनेशन फाइल भेजी गई है, उसका एवेल्यूशन किया जाता है 2 बॉडीज के द्वारा, 2 संस्थाओं के द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। वो संस्था कौन सी है? पहली है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, यानी कि स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, एंड सेकंड इज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। इन दोनों संस्थाओं के द्वारा उस साइट्स का, उस फाइल का एवेल्यूशन किया जाता है। फिर ये दोनों संस्थाएं अपना फाइनल रिकमेंडेशन भेजती हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बाद, राइट। और जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास ये फाइल चली जाती है तब हर साल जून या जुलाई में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की कहीं ना कहीं मीटिंग होती है, और तब अल्टीमेटली उस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि उस पर्टिकुलर साइट को एनलिस्टेड किया जाए एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या नहीं किया जाए, राइट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट 2019 में जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी बाकू में, जुलाई 2019। बाकू यानी जो अजरबैजान का कैपिटल है वहां पर। दैट वाज 43rd मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब जो 44th मीटिंग होनी थी इसकी 2020 में, वो अभी चाइना में होनी है। अभी तक ये मीटिंग नहीं हुई है, राइट। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस था, राइट। आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा एक बार। अब हम देखते हैं कि वो 10 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं जिनके आधार पर किसी भी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में डेजिग्नेट किया जाता है, राइट। अब देखिए जो भी साइट का नॉमिनेशन किया गया है उसके लिए ये जरूरी है कि इन 10 क्राइटेरियाज में से कम एक क्राइटेरिया को वो सेटिस्फाई जरूर करती हो, राइट। कम से कम एक, अगर एक से ज्यादा है तो और भी अच्छा है, केवल तभी उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं, राइट। और यहाँ पर एक चीज और है कि ये जो 10 क्राइटेरियाज हैं इनको एज सच आपको रटने या याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपको जरूर माइंड में रखना चाहिए, जिससे कि चाहे मेंस में आप आंसर राइटिंग करें या प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाए, राइट। आइए देखते हैं वो कौन से 10 क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला, टू रिप्रेजेंट अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस, यानी जो भी साइट है जिसका नॉमिनेशन किया गया है वो एक ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस होना चाहिए, यानी कि मानव की एक उत्कृष्ट रचना वो होनी चाहिए, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं ताजमहल, है ना, तो ताजमहल जो है वो एक ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस है, राइट।
इसी तरीके से जो सेकंड है, टू एग्जिबिट एन इम्पॉर्टेंट इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम और विद इन अ कल्चरल एरिया ऑफ द वर्ल्ड डेवलपमेंट्स इन आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी, मॉन्यूमेंटल आर्ट्स, टाउन प्लानिंग और लैंडस्केप डिजाइन। यानी कि कोई भी साइट है वो आर्किटेक्चरली या टेक्नोलॉजिकली या मॉन्यूमेंटल आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ह्यूमन वैल्यूज के इंटरचेंज को शो करती हो, राइट। तो ये भी एक क्राइटेरिया है एनलिस्टेड होने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, राइट। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है, दैट इज टू बियर अ यूनिक और एटलीस्ट एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन और टू अ सिविलाइजेशन विच हैज लिविंग और विच हैज डिसअपियर्ड। यानी कोई भी सांस्कृतिक परंपरा या सभ्यता अगर उसको एनलिस्टेड होना है तो उसमें एक यूनिकनेस होनी चाहिए, वो एक एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी को वो शो करती हो। तो ये भी एक क्राइटेरिया एनलिस्टेड होने के लिए है, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट है, टू बी एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ बिल्डिंग आर्किटेक्चरल और टेक्नोलॉजिकल एंसेम्बल और लैंडस्केप विच इलस्ट्रेट सिग्निफिकेंट स्टेजेस इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी कि कोई भी इमारत या कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है जो मानव के इतिहास में डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण फेजेस को जो है वो शो करता हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स हो गया या लिविंग चोला टेम्पल्स हो गए, जो कि टेक्नोलॉजी को भी शो करते हैं और बिल्डिंग आर्किटेक्चर के की उत्कृष्टता को भी शो करते हैं, राइट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, टू बी एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट, लैंड यूज और सी यूज विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कल्चर और ह्यूमन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट, स्पेशली व्हेन इट हैज बिकम वल्नरेबल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई भी साइट है वो एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल होना चाहिए ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट का, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे 2020 के लिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक साइट का नॉमिनेशन किया गया है, दैट इज धौलावीरा, है ना। तो वो एक ह्यूमन सेटलमेंट को शो करता है अंडर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी तरीके से हम जो भीमबेटका के रॉक शेल्टर है उनको भी हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, राइट। तो ये ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट को शो करते हैं, इसीलिए इनको स्टेटस दिया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, राइट। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, टू बी डायरेक्टली और टेंजिबली एसोसिएटेड विद इवेंट्स फॉर लिविंग ट्रेडिशंस, विद आइडियाज और विद बिलीव्स, विद आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। यानी घटनाओं या जीवित परंपराओं, विचारों या विश्वासों, उत्कृष्ट सार्वभौमिक महत्व के कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के साथ प्रत्यक्ष या वास्तविक रूप से जुड़ा हो। तो एक ये क्राइटेरिया भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, राइट। फिर नेक्स्ट है, टू कंटेन सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमिना और एरियाज ऑफ एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस, राइट। तो जो भी प्लेस है वो असाधारण प्राकृतिक सौंदर्यता हो उसमें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स जो है ना, फूलों की जो घाटी है, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल ब्यूटी वहाँ पर देखने को मिलती है और शायद यही रीज़न है कि उसको भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, राइट। फिर नेक्स्ट है, टू बी आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंटिंग मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ हिस्ट्री। यानी अर्थ का जो इवोल्यूशन हुआ, अर्थ का जिस तरीके से पृथ्वी का विकास हुआ है, तो पृथ्वी के विकास के जो प्रमुख चरण है उनको शो करने वाला अगर कोई साइट है तो वो भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा सकता है, राइट। फिर नेक्स्ट है, टू बी आउटस्टैंडिंग एग्जांपल्स रिप्रेजेंटिंग सिग्निफिकेंट ऑनगोइंग इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी कोई भी साइट है वो महत्वपूर्ण पारिस्थितिक और जैविक प्रक्रियाओं का अगर प्रतिनिधित्व करती है तो उसको भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया जा सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, राइट। फिर लास्ट है, टू कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट्स फॉर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी जैविक विविधता के यथावत संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सार्थक प्राकृतिक आवास, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं वेस्टर्न घाट है ना, तो वेस्टर्न घाट जो है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए और वहाँ पे बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज भी मिलती हैं, राइट। तो इसलिए उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ये वो 10 क्राइटेरियाज थे जिनके बेसिस पर किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया जाता है, चाहे वो नेचुरल हो या कल्चरल हो, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप जो है केवल कीवर्ड्स को माइंड में रखिए जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर जब किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया जाता है तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है, उस साइट को क्या फ़ायदा मिलता है और उस कंट्री को क्या फ़ायदा मिलता है जिससे कि वो साइट बिलोंग करती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा था, ये जितनी भी साइट्स होती हैं ये आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू रखती है फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रीज़न है कि इनका प्रोटेक्शन, इनका प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, राइट।
तो देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जब भी किसी साइट को एनलिस्टेड किया जाता है तो एक अवेयरनेस बढ़ती है, ना केवल गवर्नमेंट में बल्कि उस कंट्री के सिटीजन्स में भी, उस साइट के प्रोटेक्शन के लिए, उसके प्रिजर्वेशन के लिए, राइट। फिर इसी तरीके से जब भी किसी साइट को एनलिस्टेड कर लिया जाता है तो एक तरीके से फाइनेंशियल एड मिलने लगता है यूनेस्को की तरफ से उस साइट के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के लिए, राइट। और इसके साथ साथ उस साइट के प्रिजर्वेशन के लिए एक्सपर्ट एडवाइस भी जो है वो उस कंट्री को समय समय पर दी जाती है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है, जब भी किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया जाता है तो उसको एक वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल जाती है, जिससे कि टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलता है और दुनिया के कोने कोने से लोग उस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को विजिट करने आते हैं और जिससे अल्टीमेटली उस देश की इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर होने पर मिलते हैं किसी भी कंट्री को। फिर देखिए यहाँ पर एक नोट भी लिखा हुआ कि इफ द आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड द कमिटी कैन कंसीडर डिलीटिंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम द WH लिस्ट। यानी कि अगर जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, यानी कि उसकी जो यूनिकनेस है, राइट, उसका जो यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस है, अगर वो किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो जाता है तो जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है वो कमेटी उस पर्टिकुलर प्लेस को हटा भी सकती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट से। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी पर्टिकुलर प्लेस को शामिल किया गया है, एनलिस्टेड किया गया है, वो अपनी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को मेंटेन रखे और ये जिम्मेदारी बनती है उस कंट्री की गवर्नमेंट की और साथ साथ उस कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं उनकी भी, राइट। जैसे आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी साइट्स पे अगर आप लोग गए होंगे तो देखा होगा कि अक्सर लोग विजिट करने जाते हैं और वॉल पर कुछ ना कुछ लिख कर चले आते हैं। ये बहुत ही खराब बात है, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारी धरोहर है, इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी आने वाली जनरेशन इनको देख के अपनी एक प्रॉस्परस जो विरासत है उसको समझ के और अपने देश पर गर्व कर सके, राइट। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ना तो खुद ऐसा कभी करें, वॉल को खराब मत करें, कुछ भी यहाँ पे कोई भी चित्र ना बनाए वहाँ पर या कुछ नाम वगैरह ना लिखें, और अगर आपको कोई ऐसा करता नज़र भी आता है तो प्लीज़ आप उसको भी समझाएं कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, राइट। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो देखिए इंडिया से पहले हम देखते हैं कि एज ऑफ जुलाई 2019 यानी जुलाई 2019 तक जो टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी वर्ल्ड में, दे आर 1121 यानी कि 1121 विश्व विरासत स्थल जुलाई 2019 तक पूरे विश्व में थे, राइट। अब जुलाई 2019 इसलिए क्योंकि इसके बाद अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हर साल जून जुलाई में होती है, तो जून जुलाई 2020 में ये मीटिंग होना अभी बाकी है, राइट। अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इंडिया की रैंकिंग क्या है इन द वर्ल्ड। तो देखिए इंडिया में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं एज ऑफ जुलाई 2019 और इन साइट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक जो है वो 6th होती है अमंग द मेंबर स्टेट ऑफ यूनेस्को, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत एक विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन है, लेकिन हमारी विरासत, हमारी कल्चर इतनी ज़्यादा समृद्ध है कि हम पूरे वर्ल्ड में 6ठे नंबर पे आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के मामले में, राइट। इवन हम यूएसए जो कि एक बहुत डेवलप्ड नेशन है उससे भी ऊपर रैंकिंग पर है। यूएसए में भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारे देश से कम है, राइट। तो अब ये जो 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें से 30 साइट्स जो हैं वो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं यानी सांस्कृतिक विरासत स्थल है, जो 7 है वो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं यानी कि प्राकृतिक विरासत स्थल, और एक साइट ऐसी है जो कि मिक्स साइट है। मिक्स साइट का मतलब कल्चरल एज वेल एज नेचुरल साइट, राइट। तो ये कौन सी साइट है ये हम आगे देखेंगे, राइट। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट है जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को शो किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट। तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो चाइना के पास हैं 55, और फिर उसके बाद इटली के पास भी 55 साइट्स हैं, एंड देन कम्स स्पेन 48, फिर 4th नंबर पे जर्मनी 46, 5th पे फ्रांस 45 और 6ठे नंबर पे हमारा प्यारा भारत देश इंडिया 38, राइट। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, टॉप 5 या टॉप 10 आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। और हमसे अगर नीचे इंडिया से नीचे बात करें तो मैक्सिको है, फिर यूनाइटेड किंगडम, वो यूनाइटेड किंगडम जिसने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया, राइट। वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे काफ़ी नीचे है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में 38, इनको हम स्टेट वाइज जो है
स्टडी करते हैं। ये जो हमने चार्ट बनाया है इसमें आप देख सकते हैं, एक तरफ स्टेट है, फिर कल्चरल साइट की एक कैटेगरी है, फिर नेचुरल साइट की और एक मिक्स साइट की, राइट। तो सबसे पहले अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 3 साइट्स है। सबसे पहले आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल, राइट। जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये कंस्ट्रक्शन ईयर नहीं है, बल्कि ये वो ईयर है जिस साल इस पर्टिकुलर साइट को एनलिस्टेड किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात करें तो अजंता केव्स, फिर उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फिर उसके बाद एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेंबल्स ऑफ मुंबई 2018 में इसको शामिल किया गया, राइट। तो ये कल्चरल हेरिटेज साइट्स है महाराष्ट्र में। फिर एक नेचुरल हेरिटेज साइट्स भी है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं है, बल्कि 4 या 5 स्टेट को कवर करता है, राइट। तो उसमें से एक स्टेट महाराष्ट्र भी है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद बिहार को हम देखते हैं। बिहार में सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा, फिर उसके बाद महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। तो 2 साइट्स यहाँ पर हैं, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश, यहाँ पर हम देखते हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची 1989 में एनलिस्टेड किया गया। फिर खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986, फिर रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका यानी भीमबेटका की के शैलाश्रय, ये 2003 में एनलिस्टेड इसको किया गया, राइट। इसी तरीके से गुजरात में चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, फिर उसके बाद हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। तो अहमदाबाद वो पहला सिटी है भारत का जिसको एनलिस्टेड किया गया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। इसको कल्चरल कैटेगरी में शामिल किया गया। याद रखिएगा भारत का पहला शहर है। हालांकि 2020 में एक शहर और शामिल कर लिया गया है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसके बाद रानी की वाव यानी कि द क्वींस स्टेप वेल एट पाटन गुजरात 2014 में इंक्लूड किया गया। और फिर उसके बाद नेचुरल कैटेगरी में देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स, जैसा कि महाराष्ट्र में भी हमने देखा था, राइट। इसके बाद गोवा की बात करें, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा 1986, और फिर वेस्टर्न घाट्स, राइट। देखिए वेस्टर्न घाट्स बेसिकली हम देखें तो गुजरात से लेकर नीचे तमिलनाडु तक, तो जितना जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का उसमें गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, उसके बाद कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। तो इन सारे स्टेट में वेस्टर्न घाट्स जो है वो स्प्रेडेड है, राइट। तो ये वेस्टर्न घाट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री, तो ये जो वेस्टर्न घाट है ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं, बल्कि ये इन सारे स्टेट को कवर करता है, राइट। इसके बाद तमिलनाडु, यहाँ देखेंगे तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, फिर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, राइट। ये कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं। फिर एक नेचुरल हेरिटेज साइट्स दैट इज वेस्टर्न घाट्स, राइट। इसके बाद कर्नाटका में देखेंगे तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, फिर उसके बाद ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टडकल, राइट। और फिर वेस्टर्न घाट्स। इसी तरीके से अब राजस्थान की बात करें तो हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013 में शामिल किए गए। बहुत सारे फोर्ट्स हैं, आगे हम लोग देखेंगे। फिर जयपुर सिटी राजस्थान 2019, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अहमदाबाद वाज द फर्स्ट इंडियन सिटी दैट वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब जो सेकंड सिटी है हमारा वो पिंक सिटी यानी जयपुर सिटी को शामिल कर लिया गया। 2019 में जो मीटिंग हुई थी वहां पर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने ये घोषणा की थी और फरवरी 2020 में इसको फॉर्मली शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, राइट। इसी तरीके से फिर जंतर मंतर जो कि जयपुर में है वो भी कल्चरल हेरिटेज साइट है राजस्थान की। फिर इसके बाद एक नेचुरल साइट राजस्थान में दैट इज केवला देवी नेशनल पार्क, दैट इज केवला देव नेशनल पार्क। इसको केवला देवी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। 1985 में शामिल किया गया। अब हम इंडिया की कैपिटल की बात करें, दिल्ली की बात करें तो वहां पर हुमायूंस टॉम्ब जिसको एनलिस्टेड किया गया 1993 में। फिर उसके बाद कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, ये भी 1993 में। फिर उसके बाद रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स 2007 में। तो इतनी सारी साइट्स दिल्ली की हैं जो कि कल्चरल हेरिटेज साइट के रूप में शामिल है। फिर उसके बाद चंडीगढ़ की बात करें तो द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में देखें तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, और ये कल्चरल हेरिटेज साइट है। इसके बाद एक नेचुरल हेरिटेज साइट है वेस्ट बंगाल में दैट इज सुंदरबन नेशनल पार्क, 1987 में शामिल किया गया। देखिए ये जो साइट्स हैं अभी केवल हम लोग इसको बता रहे हैं कि स्टेट वाइज किस स्टेट में कितनी है, किस ईयर में उनको एनलिस्टेड किया गया। फिर इसके बाद हम लोग कुछ सेपरेट वीडियोस बनाएंगे जहां हम इन साइट्स को डिटेल में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनके बारे में, चाहे वो इनके आर्किटेक्चर से जुड़ा हो या इनकी हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड, हम सेपरेट वीडियोस आपके लिए बनाएंगे। फिलहाल आप ये जरूर याद रखिए कि किस स्टेट में कितने हैं, कितने नेचुरल हैं और कितने कल्चरल हैं, राइट।
इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, यानी कालका शिमला रेलवे। बहुत से लोग अगर शिमला घूमने गए होंगे तो शायद आप में से बहुत से लोग इस रेलवे में बैठे भी होंगे, तो इसको शामिल किया गया है कल्चरल हेरिटेज साइट की लिस्ट में। फिर एक नेचुरल हेरिटेज साइट भी है हिमाचल में, दैट इज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, राइट, 2014 में इसको शामिल किया गया। फिर इसके बाद ओडिशा की बात करेंगे तो सन टेम्पल कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको शामिल किया गया 1984। फिर आसाम में कोई भी कल्चरल साइट नहीं है, लेकिन नेचुरल साइट्स यहाँ पर 2 हैं। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क और दूसरा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसी तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988-2005, राइट। फिर केरला में वेस्टर्न घाट्स जो कि नेचुरल साइट्स है। कोई भी कल्चरल साइट अभी तक केरला की शामिल नहीं है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स जो है वो शामिल किया गया है नेचुरल हेरिटेज साइट के रूप में। फिर इसके बाद सिक्किम की बात करेंगे तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है 2016 में, जिसको हम कंचनजंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, राइट। देखिए, हमने जब कैटेगराइज किया था तो हमने देखा 30 कल्चरल साइट्स हैं इंडिया में, 7 साइट्स जो है वो नेचुरल है और एक साइट जो है वो मिक्स है, यानी वो नेचुरल की कैटेगरी में भी आएगी और कल्चरल की कैटेगरी में भी आएगी, और वो साइट यही है, यानी कंचनजंगा नेशनल पार्क जो 2016 में शामिल किया गया। ये केवल एकमात्र ऐसी जगह है भारत की जो कि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट दोनों कैटेगरी में शामिल की जाती है, राइट। याद रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएंगे विच इज द फर्स्ट इंडियन साइट दैट वाज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, राइट। भारत का पहला ऐसा कौन सा स्थल था जिसे विश्व विरासत स्थल की श्रेणी में शामिल किया गया? एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये देंगे। और एक दूसरा क्वेश्चन आपसे यह है कि विच इंडियन स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? भारत के किस राज्य में विश्व धरोहर स्थल सबसे ज्यादा है? तो प्लीज आप इन क्वेश्चन के आंसर को सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे इनका आंसर दीजिए, राइट। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 के लिए 2 साइट्स का एक डॉजियर भेजा है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, और वो 2 साइट हैं, एक धौलावीरा हड़प्पन सिटी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था धौलावीरा, इसके लिए इसका नॉमिनेशन भेजा। और दूसरा मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ दक्कन सल्तनत, यानी कि जो दक्कन सल्तनत जो मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, बहमनी, तो दक्कन सल्तनत के अंदर बहुत सारे किंगडम्स आते थे, उनके द्वारा जो फोर्ट्स बनाए गए थे, जो मॉन्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट बनाए गए थे, तो उनका नॉमिनेशन जो है गवर्नमेंट ने किया है। अब देखते हैं इसको अप्रूवल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी से मिलता है या नहीं मिलता है। जब भी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होगी तब इस बारे में कोई डिसीजन लिया जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो उसको आप मिस ना करें।